ले स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी हम लोग रिकॉन्सिलेशन करेंगे। ये आप लोग देख लीजिएगा ज़रा थोड़ा सा तवज्जो के साथ। ये एक ही क्वेश्चन मैंने करवाना है क्योंकि जो स्केड्यूल्ड लेक्चर है हमारा उसमें इतना ही पोर्शन था, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए काम दूंगा मैं, आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और नेक्स्ट क्लास में आके मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो। बेटा मैं अक्सर कहा करता होता हूँ स्टूडेंट्स को, जब भी मैं ये समझाता हूँ बैंक रिकॉन्सिलेशन, तो मैं एग्जांपल दिया करता हूँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो दोस्त हैं आपके। आपका कोई दोस्त है, वो आपसे किसी वजह से नाराज हो जाता है, किसी मसले की वजह से। अगर उस मसले को खत्म कर दिया जाए, उस मसले को अगर हल कर दिया जाए, तो क्या नाराजगी खत्म नहीं हो जाएगी उस दोस्त की? जाहिर बात है नाराजगी खत्म हो जाएगी। तो मैं बच्चों को समझाया करता हूँ बेटा कि ये जो दो बुक्स है ना, ये जो बैंक स्टेटमेंट है या मतलब ये जो रिकॉर्ड्स ऑफ बैंक रिकॉर्ड्स हैं या बिजनेस के रिकॉर्ड्स हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन इन दोनों में फर्क आ गया, इन दोनों के बैलेंस में फर्क आ गया। फर्क क्यों आ गया? वो अभी मैंने आपको चार रीजंस जो थी, जो चार आइटम्स थी, वो मैंने आपको समझा दी हैं कि या तो वो आउटस्टैंडिंग चेक्स की वजह से होता है फर्क, या वो डिपॉजिट इन ट्रांजिट्स की वजह से होता है फर्क, या कोई एरर्स होते हैं या बिजनेस के पार्ट पे या बैंक के पार्ट पे उसकी वजह से होता है, या बैंक मेमोरेंडा की वजह से फर्क आ रहा होता है। अब हमने वो जो भी मसाइल हैं उनको हमने खत्म करना है, तो वो फर्क खत्म हो जाएंगे, दोनों के बैलेंस आपस में टैली कर देंगे, दोनों हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे। अब हमने सीखना ये है कि हमने ये टैली करना किस तरह से है बेटा। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट में आपको नजर आ रहा है, देखें। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन एट मई 31st, 31 मई की हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर करनी है। बिजनेस का नाम आपके पास गिवन है बेटा, पोर्ट एंड कंपनीज बैंक स्टेटमेंट फॉर मई 2010 शोज द फॉलोइंग डाटा। पूरे महीने की जो बैंक स्टेटमेंट थी पोर्ट एंड कंपनी की, वो आपको गिवन है। स्टेटमेंट क्या थी जी? बैलेंस मई 1 को जो बैलेंस था वो था 12,650 का। डेबिट मेमोरेंडा था एमएसएफ चेक्स के लिए 175 का, और क्रेडिट मेमोरेंडा था 505 का। और मई 31, 31 मई को जो बैलेंस रह गया था वो कितना था? 14,280 का। और हमसे जो डिमांड किया गया है वो भी यही डिमांड किया गया है कि आपने 31 मई का बैलेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। 31 मई को बेटा मतलब 31 मई की स्टेटमेंट आपने बनानी है। 31 मई के आपने जो बैलेंसेस हैं एज पर बुक्स और एज पर बैंक स्टेटमेंट दोनों को टैली करना है। अब ये देख लें पहले कि बेटा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है, 14,280। अब नीचे देखें लिखा हुआ है द कैश बैलेंस पर बुक्स एट मई 31 इज। अब जो बुक्स का या बिजनेस रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो बैलेंस है वो भी हमें दिया गया है, और वो कितना दिया गया है? 13,319। अब ये बिजनेस बुक्स का बैलेंस हमें गिवन था। अब बेटा दोनों बैलेंसेस हमें गिवन है। अब अगर दोनों बैलेंसेस हमें गिवन है और आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। बैलेंस पर बुक्स ये है 13,319 का, और बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट वो है 14,280 का। दोनों बैलेंस आपस में टैली नहीं कर रहे। अब इन दोनों बैलेंस को टैली करने के लिए हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। योर रिव्यू ऑफ द डाटा रिवील्स द फॉलोइंग। जब आपने डाटा को रिव्यू किया तो आपको कुछ पता चला। क्या पता चला? वो नीचे हमें फर्दर कुछ इवेंट्स दिए हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दी गई हैं, वो हम बाद में देखते हैं। मैं जरा आप लोगों के साथ बेटा यहाँ तक का जो फॉर्मेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि इसका फॉर्मेट हम लोगों ने रिकॉन्सिलेशन का किस तरह से बनाना है। ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट आपको मैं शेयर कर रहा हूं, आप इसको इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ताकि आप लोग कल को जब काम करेंगे अपने पास नोटबुक्स में, तो आप लोगों को कम से कम फॉर्मेट तो बनाना आता हो ना, कि किस तरह से हमने फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, आपकी बुक में बेटा जो तरीका इस्तेमाल किया गया है, जो मेथड यूज करवाया गया है बैंक रिकॉन्सिलेशन के लिए, वो है स्टेटमेंट मेथड। लेकिन मैं आप लोगों को अकाउंट मेथड के थ्रू ही रिकॉन्सिलेशन करवाऊंगा, क्योंकि ये आसान है और ये इजीली आपको बहुत ही आसानी से, नहायत ही आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, देख लें किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग टाइटल देंगे बिजनेस का या अकाउंट होल्डर का नेम का, पोर्ट एंड कंपनी, और हम लोग बना क्या रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन। किस तारीख की बना रहे हैं, जिस तारीख की हमसे डिमांड की गई थी। हमसे डिमांड की गई थी 31 मई की, तो 31 मई की डेट हमने लिख दी एज ऑन May 31st 2010। अब उसके नीचे बेटा हम लोगों ने कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम बनेगा सीरियल नंबर का, जिसमें वो रीजंस जो भी हमें गिवन होगी वो सारी तरतीब के साथ हमने लिखनी है, उनका उनके नंबर लिखने हैं रीजंस के, और पर्टिकुलर वाले कॉलम में वो सारी की सारी रीजन लिखनी है जिनकी वजह से फर्क आया था। और दो कॉलम बनाने हैं, एक बिजनेस बुक्स का और एक बैंक बुक्स का या बैंक स्टेटमेंट का। दोनों के नीचे दो दो फर्दर कॉलम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये एक मैंने जो है ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये बिजनेस बुक्स हैं और ये जो है ये हमारी बैंक बुक्स हैं। ठीक है, या बैंक स्टेटमेंट कह लें इसको आप लोग। ठीक है जी, ये दोनों मैंने आप लोगों के लिए जो है वो हाईलाइट कर दिए। अब बेटा देखें, हमें बैलेंस दिया गया था, बिजनेस बुक्स के मुताबिक बैलेंस भी हमें गिवन था और बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बैलेंस भी हमें गिवन था। अब क्वेश्चन इज दिस के मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बना दिए हैं अमाउंट के लिए, 2 बिजनेस बुक्स के और 2 बैंक स्टेटमेंट के। डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ गया। अब बैलेंस को कब डेबिट में लिखेंगे, कब क्रेडिट में लिखेंगे, ये हमें देखना है। बेटा अब देखो, कॉन्सेप्ट आप खुद से भी अपना दिमाग भी लड़ा सकते हैं ना, कि बेटा देखें, हम जो हमारे जो पैसे बैंक में पड़े होते हैं वो हमारा एसेट नहीं होते, जो बैंक बैलेंस होता है, और जब चाहे हम विड्रा करवा के जब चाहे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो तो फिर हमारा एसेट हुआ। तो फिर अगर वो हमारा एसेट है तो एसेट का बैलेंस तो डेबिट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैंक बैलेंस एज पर बुक्स होगा, बिजनेस बुक्स होगा, वो डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, वो डेबिट बैलेंस होगा। इसी तरह वो जो बैंक ने वो पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, वो जब चाहे हम बैंक से निकलवा सकते हैं और बैंक को वो वापस करने पड़ेंगे। बैंक रिफ्यूज नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता बैंक के, भाई नहीं मैंने पैसे नहीं देने। ठीक है, तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी हुए, फिर तो लायबिलिटी का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, तो वो क्रेडिट साइड पे नजर आएगा। नॉर्मली अगर हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं और बैंक ने हमें वो वापस करने हैं, तो हमारे लिए बिजनेस के लिए उनका बैलेंस डेबिट होता है और बैंक के लिए उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। लेकिन बेटा अगर हम लोग ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं, कॉमन सेंस थोड़ी सी यहां पे यूज कर लें। ओवरड्राफ्ट से क्या मुराद है कि हमने बैंक से अपने अकाउंट बैलेंस से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो फिर हमने वो बैंक को वापस करनी है बिजनेस ने, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बैलेंस तो क्रेडिट होता है। मतलब अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा तो वो बिजनेस बुक्स के मुताबिक वो उसका बैलेंस क्रेडिट है, और जो बैंक स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उसका बैलेंस डेबिट होगा, क्योंकि बैंक के लिए वो एसेट है, बैंक ने वो हमसे वापस लेना है। खैर बेटा यहाँ पे उसने नहीं बताया था कि ये ओवरड्राफ्ट है कि नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल ही था। जिसके साथ ओवरड्राफ्ट नहीं बताया जाएगा वो नॉर्मल बैलेंस ही कहलाएगा। तो ये मैंने नॉर्मल बैलेंस बैंक बिजनेस बुक्स में डेबिट साइड पे लिख दिया और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब बैलेंस लिखने के बाद मैं दोबारा बेटा क्वेश्चन पे जा रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन ही शेयर करता हूं, ताकि हम लोग बार बार जब शफल करेंगे तो हम लोग उन चीजों को जो है वो बार बार मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हो, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस ना हो हमारे लिए। अब बेटा ये देखें आप लोग के हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखें ये क्वेश्चन है बेटा, किधर गया ये क्वेश्चन है। अब देखें बेटा, पहली जो रीजन थी, the cash balance per books on 31st May 13,319, your review of the data reveals the following। जब आपने डाटा को रिव्यू किया तो आपको ये कुछ चीजें नजर आई हैं। क्या नजर आया जी? सबसे पहले जो एनएसएफ चेक ऊपर हमें गिवन था बैंक स्टेटमेंट में, उसकी डिटेल गिवन है। क्या कह रहा है जी? एनएसएफ चेक वाज फ्रॉम कॉपल कंपनी, एक कस्टमर था, उससे हमें चेक मिला था, हमने बैंक में जमा करवाया था, लेकिन बैंक ने हमें वो जो है वो डिसऑनर हो गया, वो तो वो फिर डेबिट हो जाएगा बैंक में। तो बैंक में डेबिट मेमोरेंडम में शो होगा, बैंक में तो उसकी एंट्री हो गई, तो फिर हम उससे क्या करेंगे, हम उसको बिजनेस बुक्स में इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब बेटा देखें
मैंने कहा था कि ये रीजन है कि जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग है उनको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और जो बिजनेस बुक्स में मिसिंग है उनको बिजनेस बुक्स में एंटर कर दिया जाएगा। बैंक की जो बुक्स है उसमें कौन कौन सी चीजें मिसिंग होंगी बेटा, मैंने आपको बताया अभी लेक्चर के स्टार्ट में, मैंने बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग चेक्स है वो बैंक में मिसिंग है, क्योंकि वो बैंक ने अभी तक पे नहीं किए। जो चेक्स इन ट्रांजिट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट है वो बैंक में मिसिंग है, क्योंकि बैंक ने अभी तक वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए। या जो बैंक एरर है, ये तीन चीजें बैंक में जाएंगी। और बाकी जो डेबिट मेमोरेंडा है, क्रेडिट मेमोरेंडा है, या जो एरर है बिजनेस बुक्स का, वो बिजनेस बुक्स में एडजस्ट होगा। अब बेटा एनएसएफ चेक की बात करते हैं, डिसऑनर चेक की, तो बैंक ने तो इसकी एंट्री कर ली हुई है, डेबिट मेमोरेंडा उसने शो किया हुआ है, तो हमने भी इसको क्रेडिट करना था, तो हम बिजनेस बुक्स में इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पहली एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा दूसरी एंट्री की तरफ, कि नोट कलेक्टेड बाय द बैंक वाज 500, कि बैंक ने एक नोट कलेक्ट किया। अब बैंक ने नोट कलेक्ट किया तो देखें आप, नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन में, क्रेडिट मेमोरेंडा में नजर आ रहा है। अब अगर बैंक ने कलेक्ट किया तो हम उसे डेबिट करेंगे फिर, तो ये देख लें बेटा हमने उसको डेबिट किया हुआ है अपने पास कैश बुक में, मतलब बिजनेस बुक्स में 500 के साथ उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, आगे हमें बताया गया 3 मंथ नोट था और 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट था। तो बेटा यहाँ पे मैं जरा आप लोगों को कैलकुलेशन करनी जरा थोड़ी सी सिखा देता हूं, जरा ये देखिएगा बेटा। जो नोट पेबल था, नोट कितने का था, नोट था बेटा 500 का, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था बेटा एट द रेट ऑफ 12%, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट था 3 मंथ्स का, 3 माह का। अब देखिए बेटा इंटरेस्ट निकालने लगा हूं, ये फार्मूला अपने पास लिख ले। 12% इंटरेस्ट था, 12 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब है 12%। किसका लेना है 12%, नोट का। नोट कितने का था, 500 का। अब ये तो आ जाएगा 12% पूरे साल का, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट चाहिए 3 माह का। तो बेटा जितने मंथ का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है उतने मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और साल में जितने महीने होते हैं उतने के साथ हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला लिख लें, आपको काम देगा। जितने परसेंट भी हमने कैलकुलेट करना होगा उतने को 100 के साथ डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू के साथ जिस वैल्यू पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जितने पीरियड का, जितने मंथ्स का चाहिए उसने से मल्टीप्लाई करके, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ जो एक साल में होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो बेटा हमारे पास इंटरेस्ट आ गया कितना, 15। अब बेटा जरा क्वेश्चन देखें कि $500 का नोट था और उसके ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट था 12% से। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने जो कलेक्शन की है वो 500 के नोट की कलेक्शन की है और 15 के इंटरेस्ट की कलेक्शन की है। तो बेटा बैंक ने अगर क्रेडिट मेमोरेंडा दिया है तो हम लोग तो उसको बैंक उसमें बिजनेस के रेकर्ड्स में तो उसको डेबिट ही करेंगे ना। तो बेटा देखिए बिजनेस बुक्स में ये 500 का नोट भी डेबिट हो गया और ये 15 का जो इंटरेस्ट था वो भी डेबिट हो गया। आगे हमें उसने क्या बताया, कहता है जी बैंक चार्ज। चार्ज का मतलब होता है बेटा डिडक्शन, कटौती करना। कहता है बैंक ने $10 की कटौती की है कलेक्शन फीस के नाम पे। ठीक है, तो अब बेटा जब कलेक्शन फीस के नाम से $10 की कटौती कर ली है तो बेटा देखें टोटल 500 हमें रिसीव हुआ था, नोट था, और $15 का उसके ऊपर जो था वो इंटरेस्ट था। तो टोटल हमारे पास अमाउंट जो है वो कितनी थी, वो टोटल अमाउंट थी 515 की, और उसमें से उसने जो कलेक्शन की है ये टोटल था, ये टोटल बेटा कलेक्शन की गई है, और इसमें से वो क्या करेंगे, लेस कर देंगे जो उसने कलेक्शन चार्जेस अपने डिडक्ट किए हैं। कलेक्शन चार्जेस कितने थे बेटा, हमें बताए गए हैं $10 के, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो बेटा देखें ये जो टोटल हमारे पास था 515 उसने कलेक्ट किया था, और उसमें से हम लोग जब ये 10 माइनस कर देंगे तो फिर बैंक में कितना ट्रांसफर हुआ है, 505। अब देखें, ये देखें, ये हमें क्रेडिट मेमोरेंडा 505 से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना क्वेश्चन में नजर 505 से। ये 505 किस तरह से आया ये मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलेशन में हर एक चीज को सेपरेटली लिखना है कि भाई 500 उसने नोट कलेक्ट किया, $15 उसके ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट किया, हमारा अकाउंट बैलेंस इंक्रीज कर गया, और फिर ये जो काम उसने हमारे लिए किया था इसकी उसने फीस $10 की चार्ज की है, तो ये हमारे अकाउंट से कटौती की है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे अपने रिकॉर्ड्स में इसको
क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई। उसके बाद वापस चलते हैं बेटा हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास था, क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी आउटस्टैंडिंग चेक की, और ट्रांजैक्शन नंबर 4 थी डिपॉजिट इन ट्रांजिट की। मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग चेक्स वो होते हैं जो कि बिजनेस ने तो इशू किए होते हैं लेकिन वो अभी बैंक में रिकॉर्ड नहीं होते। ठीक है, तो उसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। डिपॉजिट इन ट्रांजिट के बिजनेस ने जब चेक्स बैंक में भेजे थे तो बिजनेस ने तो एंट्री कर ली थी लेकिन बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये दोनों चीजें बैंक में एंटर कर दी जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं अपने पास क्वेश्चन में, सोल्यूशन में कि देखें आउटस्टैंडिंग चेक्स, मैंने आपको बताया था कि जब हम चेक जारी करते हैं हम बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, बैंक ने उसके बदले में फिर हमें डेबिट करना था लेकिन बैंक ने तो डेबिट नहीं किया, तो देखो मैंने बैंक स्टेटमेंट में उसको डेबिट कर दिया ना। ठीक है, इसी तरह से डिपॉजिट इन ट्रांजिट, हमने कुछ चेक्स बैंक में जमा करवाए थे, हमने बैंक को डेबिट कर दिया था लेकिन बैंक ने हमें उसके बदले में क्रेडिट करना था, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, इन ट्रांजिट थे, तो देखो मैंने क्रेडिट कर दिया। लड़ाई खत्म करनी है ना, तो जो काम नहीं हुआ, जो काम मिसिंग है वो काम कर देंगे, लड़ाई लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। आखिरी ट्रांजैक्शन जरा ध्यान से मेरा बेटा देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी जरा समझने वाली है, थोड़ी सी आपको परेशान करेगी तो, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। देखिए बेटा, लास्ट ट्रांजैक्शन, ए पोर्टन कंपनी चेक फॉर $352, कहता है कंपनी ने एक, कंपनी का एक चेक था, वो चेक था कितनी मालियत का, $352 का, डेटेड मई 10 मई का वो चेक था। चेक कितने का था, 352 का, क्लियर्ड द बैंक ऑन 25 मई, और बैंक से वो क्लियर भी हो गया 25 मई को। दोबारा से ट्रांजैक्शन देख लें बेटा, आपको आइडिया होगा कि ट्रांजैक्शन को पढ़ना किस तरह से है और इसको ट्रीट किस तरह से करना है। एक चेक था कंपनी का 352 का, 10 तारीख का वो चेक था लेकिन बैंक से जाके वो क्लियर हुआ है कब, 25 मई को। द कंपनी रिकॉर्डेड दिस चेक, कंपनी ने उस चेक को रिकॉर्ड किया है, विच वाज ए पेमेंट ऑन अकाउंट, वो चेक क्या था, पेमेंट की थी कंपनी ने, वो चेक पेमेंट का चेक था और कंपनी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है $325 के साथ। बेटा जब हम चेक इशू करते हैं, किसी को पेमेंट करनी होती है, चेक इशू करते हैं ना, तो जब चेक इशू करते हैं बेटा हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। कहता है बैंक को जो क्रेडिट किया है, जब चेक इशू किया था, चेक इशू किया है 352 से और वो पे भी हो गया, बैंक से उसकी पेमेंट हो गई है, लेकिन अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते वक्त 352 की बजाय 325 एंटर कर दिया है, कम एंटर किया है ना, अंडर कास्ट पेमेंट। जब हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करते हैं, तो बैंक को बेटा क्रेडिट करना था 352 से, हमने 352 से क्रेडिट करने की बजाय 325 से क्रेडिट कर दिया है, कम क्रेडिट किया है, तो जितना बेटा कम क्रेडिट किया है उतना हम और क्रेडिट कर देंगे। ये देखें बेटा, हमने क्रेडिट करना था 352 से और कर दिया हमने 325 से, तो कितना कम किया है, $27 का कम क्रेडिट किया है। ठीक है, तो वो $27 हम लोग मजीद यहां पे देखें बिजनेस बुक्स में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद बेटा जैसे मैंने आप लोगों को लेजर अकाउंट का बैलेंस करना सिखाया था, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी हम लोग बैलेंस करेंगे। पहले बिजनेस बुक्स वाले कॉलम्स का बैलेंस करेंगे, फिर बैंक स्टेटमेंट वाले कॉलम का बैलेंस करेंगे। ये मेरे पास डेबिट साइड पे अमाउंट ज्यादा थी, मैंने डेबिट का टोटल किया 13,834, दोनों तरफ मैंने बेटा टोटल लिखा और ये छोटी साइड इस टोटल में से माइनस की, तो ये बैलेंस आ गया। बिल्कुल इसी तरह से बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस किया मैंने, तो बेटा देखिए दोनों बैलेंसेस जो है वो आपस में टैली कर गए है ना। ठीक है, तो ये बेटा ये जो यही बैलेंसेस टैली करने के लिए हम लोगों ने ये सारा काम किया है। और ये बेटा ये मैं आपको बताता हूं, ये जो सिलेक्शन कर की है मैंने, ये वो रीजंस थी जिनकी वजह से ये दोनों बैलेंस आपस में टैली नहीं कर रहे थे, और मैंने ये दोनों टैली करके आपको दिखा दी है कि देखें जी ये दोनों टैली हो गए। बेटा जब ये रीजंस जो थी, इन वजूहात को जब हमने खत्म कर दिया तो फिर फर्क किस चीज का रहेगा, फर्क तो खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम लोग अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन तो बना ली, रिकंसिलिएशन को बनाने के बाद बेटा अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। स्टेटमेंट तो बन गई लेकिन जो आइटम्स मिसिंग है उनको रिकॉर्ड करना है। अब मिसिंग कौन सी है बेटा, मिसिंग ये सारी जो आइटम्स हमारे पास बिजनेस बुक्स में नजर आ रही है ना, ये सारी मिसिंग है। ये देख सकते हैं आप,
ये आइटम सारी मिसिंग है जो कि हमारे पास बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई। अब हमने इनको रिकॉर्ड करना है। अब देखो बेटा, एनएसएफ चेक की बात करते हैं बेटा। जब एक वो जो कस्टमर जो भी उसका नाम दिया हुआ था, जब उससे हमने चेक लिया था तो हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया था, बैंक को डेबिट करके कस्टमर को क्रेडिट कर दिया था। अब वो पैसे नहीं मिले जो उसने चेक दिया था, वो ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया। तो क्या ख्याल है, हम उस बंदे को पैसे छोड़ देंगे? दोबारा उस बंदे के पास जाएंगे बेटा पैसे लेने के लिए, तो वो कहेगा ठीक है भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वो बंदा दोबारा हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा। उसकी एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो डिसऑनर चेक के लिए एंट्री क्या होगी, अकाउंट्स रिसीवेबल, या मैं यहाँ पे एब्रीवेशन लिख देता हूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा हमारा 175 से, और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 175 के साथ। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी एंट्री में ये कलेक्शन की थी नोट रिसीवेबल की, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए बेटा हमारे बैंक में इजाफा हुआ था, बैंक में इजाफा हुआ है टोटल कितने से, $505 उसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किए। नीचे मैंने वर्किंग करके आपको बता दी, 505 उसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, और कुछ कलेक्शन चार्जेस उसने जो है वो डिडक्ट कर लिए। तो कलेक्शन चार्जेस जो हैं वो भी डेबिट हो जाएंगे, एक्सपेंस है ना हमारा कलेक्शन चार्जेस, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे ना अपने पास, उस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करने के लिए कलेक्शन चार्जेस भी $10 से डेबिट। और ये बेटा हमारा जो नोट रिसीवेबल है वो खत्म हो गया, नोट रिसीवेबल खत्म हो गया, तो नोट रिसीवेबल क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। नोट रिसीवेबल क्रेडिट होगा कितने से, 500 का नोट था वो भी क्रेडिट, और $15 हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला था। ठीक है, तो $15 से इंटरेस्ट जो हमारा रेवेन्यू बनेगा, इंटरेस्ट ऑन नोट रिसीवेबल, वो क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट ऑन नोट रिसीवेबल, ये क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये जो एडजस्टिंग एंट्री है, जो चीजें रिकॉर्ड नहीं थी उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग ये एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेंगे। उसके बाद बेटा लास्ट वाली एंट्री में हमने पेमेंट की थी अकाउंट पेबल को, तो वो $27 से कम रिकॉर्ड हुई थी। तो जब पेमेंट करते हैं तो बेटा हम एंट्री पास करते हैं अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, यही एंट्री पास करते हैं ना। 352 से करनी थी, वो 325 से रिकॉर्ड होगी, $27 से कम रिकॉर्ड थी, 27 से अकाउंट पेबल दोबारा डेबिट और 27 से बैंक क्रेडिट। तो बेटा ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी होंगी, जो इवेंट्स हमारे पास बिजनेस रेकर्ड्स में मिसिंग है। बिजनेस रेकर्ड्स में क्या मिसिंग होगा, बैंक मेमोरेंडा की सारी आइटम बिजनेस रेकर्ड में मिसिंग होगी, और एरर, अगर बिजनेस बुक्स का एरर है तो। ठीक है, टोटल 4 आइटम्स पड़ी थी ना रिकंसिलिएशन की, अनप्रेजेंटेड और इन ट्रांजिट, मतलब आउटस्टैंडिंग और इन ट्रांजिट, ये दो चीजें बैंक स्टेटमेंट में जाएंगी, और ये ऑलरेडी हमारे पास बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। इनको दोबारा हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए एडजस्टिंग एंट्री पास है नहीं करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री बाकी जो 2 आइटम है, अगर बिजनेस के एरर्स हैं उनको ठीक करने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे, और जो बैंक मेमोरेंडम थे या बैंक मेमोरेंडे थे उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है बेटा जी। तो वापस बेटा मैं आप लोगों को लेके चलता हूं आपकी स्लाइड्स के ऊपर, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारा टॉपिक कितना कवर हो गया है और कितना रह गया। बेटा ये देख लें, ये सारा तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि किस तरह से हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करनी है। ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, ये आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए घर में जरूर क्वेश्चन करिएगा, लेकिन मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, मेथड वही यूज करिएगा। ये बेटा आप देख सकते हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन शेयर किया गया वो स्टेटमेंट फॉर्म में है, लेकिन आपको मैंने अकाउंट फॉर्म में करवाया, आपने अकाउंट फॉर्म में ही करना है। और उसके बाद ये कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, ये मैंने आप लोगों को सिखा दी एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह से पास करनी है, आप इनको भी देख लीजिएगा, स्लाइड्स को भी। और ये बेटा हमारा टॉपिक सारे का सारा एंड अप हो गया है। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही था बेटा। अगर आप लोगों में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बेटा प्लीज यू पीपल कैन आस्क, अदरवाइज फिर आप लोग ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग को सुनेंगे और अपने जो है वो जाएंगे क्लास पार्टिसिपेशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स,